नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण के हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं अल्टरनेट डे पर शाम 8 बजे। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 9, जिसमें हम कुल 20 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 8, जो कि पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एग्जाम आपके जिसमें भी पर्यावरण सेक्शन आता है उन सभी के लिए ये जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से डेफिनेटली जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन जो है वो कब हुआ। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1980। ये चार ऑप्शन दिए थे और आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे थे, बताना था आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन ए 1982 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन 1982 में जो है वो किया गया था। तो जिसने ऑप्शन ए दिया था उसका आंसर बिल्कुल जो है वो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि भारत में स्थानिक पौधों की जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में है। चार ऑप्शन है, हिमालय क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में, गंगा का मैदान या पश्चिमी घाट। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। पूछा है आपसे भारत में स्थानिक जो पौधे हैं उनकी प्रजातियों की संख्या सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो पहला ऑप्शन हिमालय क्षेत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में स्थानिक पौधों की जो प्रजातियां उनकी संख्या सबसे ज्यादा हिमालय क्षेत्र में है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है। जेनेवा सम्मेलन है, ब्राजीलिया सम्मेलन है, रियो सम्मेलन है या विश्व सम्मेलन है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि रियो सम्मेलन बिल्कुल सही हो जाएगा। रियो सम्मेलन की बात करें यानी कि पृथ्वी सम्मेलन की, तो 1992 में, कब 1992 में कहा, रियो दी जनरियो में जो है वो हुआ था। और इसी कारण पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, यानी कि उसके स्थान के नाम पर इसका रियो सम्मेलन नाम पड़ा है। तो आपका ऑप्शन 2 पृथ्वी सम्मेलन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। विश्व का पूछा है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इबुकी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह है। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना, सरकार यहां पर गलत लिखा था, मैंने इसको सही कर दिया है। तो भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है। आपको बताना है नेशनल सोलर मिशन, बचत लैंप योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन या अक्षय प्रकाश योजना। बताना है आपको कि इनमें से कौन सी भारत सरकार की ऐसी योजना है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है। तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी बचत लैंप योजना सही हो जाएगा। बचत लैंप योजना जो है एक प्रकार की ऐसी योजना है जो कि सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत लोगों को कम कीमत पर एलईडी बल्ब जो है वो दिए जाएंगे। कम कीमत पर एलईडी बल्ब जो है वो दिए जाएंगे। और यहाँ पर एलईडी की बात हुई तो एलईडी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होती है। तो एल से आपका होता है लाइट, ई से आपका होता है एमिटिंग और डी से होता है आपका डायोड। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, लाइट एमिटिंग डायोड। एमिटिंग की स्पेलिंग क्या होती है, ई
डबल नहीं, सिंगल एम फिर आई फिर डबल टी फिर आई एन जी, ये होती है एमिटिंग। और डायोड की तो आप सभी जानते हैं, DIODE ये जो है होती है। और लाइट तो आप सभी जानते हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो प्रश्न आगे बढ़ने से पहले मैंने ऑप्शन तो आपको भी बता दिया, बचत लैंप योजना यहाँ पर सही होगा। परंतु एक योजना आपकी एलईडी से ही संबंधित है, जो कि आपकी 2015 में लॉन्च हुई थी। वो योजना का नाम आपको पता होना चाहिए। वो योजना है आपकी उजाला योजना। देखिए, दो योजना थी मिलती जुलती, एक थी उजाला योजना, एक उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है वो आपकी एलपीजी सिलेंडर जो है उससे संबंधित थी, परंतु जो उजाला योजना है वो आपकी एलईडी से ही संबंधित है। तो बचत लैंप योजना और उजाला योजना दोनों ही आपकी एलईडी से संबंधित हैं। कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों ही भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। थोड़ा सा उजाला योजना के बारे में मैं बताऊं तो जनवरी 2015 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा लॉन्च जो है वो किया गया था। वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ा एलईडी वितरण कार्यक्रम के रूप में इस उजाला योजना को जो है वो जाना जाता है, जिसमें आपके जो एलईडी बल्ब हैं वो वितरण किए गए थे ताकि जो विद्युत ऊर्जा है उसकी बचत जो है वो की जा सके। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा। पर्यावरण शब्द किस से लिया गया है, यानी कि किस भाषा से लिया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा या रूसी भाषा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण शब्द जो है वो किससे लिया गया है, तो फ्रेंच से जो है वो लिया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा, कि निम्न में से किस से LULUCF सबसे निकट से संबंधित है। कृषि, पर्यावरण संरक्षण, GHG उत्सर्जन नियंत्रण या कार्बन ट्रेड। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि निम्न में से किस से LULUCF सबसे निकट से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन ABCD में से आपको छांटना है। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि GHG उत्सर्जन नियंत्रण, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो LULUCF लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा जानते हैं। तो LU का मतलब पहला वाला जो है इसका होता है मतलब लैंड यूज। पहले वाला जो LU है इसका क्या मतलब हो जाएगा, लैंड, और यू से यूज हो जाएगा। दूसरे वाली की बात करें तो इनका मतलब क्या होगा, इनका मतलब होगा लैंड यूज और चेंज। ये वाला जो सी है इससे क्या हो जाएगा आपका चेंज, और लास्ट में जो एफ लिखा है इससे हो जाएगा आपका फॉरेस्टी। तो इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म होती है। उद्देश्य इसका होता है ग्रीन हाउस जो गैस हैं उनके उत्सर्जन को नियंत्रित करना। क्या उद्देश्य होता है इसका, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रण करना। तो ये LULUCF आपका GHG उत्सर्जन नियंत्रण हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां। जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2020 में सम्मेलन कहाँ होगा, क्योंकि अभी हुआ तो है नहीं, अभी आपका 2020 में चल रहा है अगस्त माह। आपसे पूछा गया है जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2020 में सम्मेलन कहाँ होगा। इसी प्रश्न को ही आपको पूछा गया था किसमें, BEO की परीक्षा जो अभी हाल ही में हुई है अगस्त माह में, खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें। पर वहां पर क्या था, उस जगह का नाम ऑप्शन में दे रखा था, यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो मेन जगह का दे रखा है, उसके अंतर्गत जगह जो है वो नहीं दे रखी है। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्कॉटलैंड में जो है नवंबर 2020 में होने वाला जो आपका जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन था, ये पहले तो रखा गया था कि होगा, परंतु कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण इसे स्थगित करने का फैसला जो है वो किया गया है। और स्कॉटलैंड के अंतर्गत किस जगह की बात करें जो कि आपका BO की परीक्षा में लिखा देखने को आपको मिला था, तो ग्लासगो जो है वो जगह का नाम है। यदि आपने खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर दिया होगा तो आपने वहां पर देखा होगा, वहां पर आपका ऑप्शन में ग्लासगो जो है वो लिखा हुआ था। तो देखिए प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, आपको अपनी तैयारी हमेशा एक कदम आगे रखनी है और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करने हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। एक चीज का यहाँ पर प्रश्न में जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो रखा गया था नवंबर 2020 में होगा, इसे कोविड-19 के कारण स्थगित करने का फैसला जो है वो किया गया था। और
जिसे करवाने का जो लक्ष्य रखा गया था वो 9 से 19 नवंबर 2020 तक जो है ग्लासगो में होने के लिए जो है वो रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां, जलवायु परिवर्तन आकलन INCCA के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या जो है वो क्या है? 79 है, 100 है, 120 है या 127 है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की, तो डी वाला ऑप्शन 127 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन आकलन के लिए भारतीय नेटवर्क जो है इसमें संस्थानों की संख्या। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा UNFCCC के लिए गैर अनुबंध पार्टी नहीं है? आपको बताना है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या रूस। और यहाँ पर UNFCCC जो लिखा है यहाँ पर 3 सी होते हैं, एक सी और यहाँ पर होगा जो कि यहाँ पर मिसिंग है। मैं यहाँ पर एरो बनाकर ऊपर जो है वो लिख देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा, यानी कि कौन सा गैर अनुबंध पार्टी नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां, निम्नलिखित में भारत में स्थित कौन सी विश्व धरोहर 2 राज्यों के स्वामित्व में है? अच्छा प्रश्न है। फूलों के राष्ट्रीय उद्यान की घाटी, भारत की पहाड़ी रेलवे, कालका शिमला रेलवे या सुंदरवन नेशनल पार्क। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। भारत में स्थित कौन सी इसमें से विश्व धरोहर है जो कि 2 राज्यों के स्वामित्व में है, आपको बताना है। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा एबीसीडी में। तो सी वाला ऑप्शन कालका शिमला रेलवे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कालका शिमला रेलवे जो है आपका कालका और शिमला के बीच स्थित एक रेलवे लाइन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1896 कब स्थापना हुई थी? 1896 में इसकी स्थापना शुरू हुई थी। और इसके साथ साथ एक सन आपको अवश्य याद होना चाहिए, सन 2008। सन 2008 को विश्व धरोहर स्थल इसे जो है वो घोषित किया गया था। तारीख भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 24 जुलाई 2008 को। और इस पर प्रतिदिन 1500 यात्री जो है वो यात्रा करते हैं, ये भी इसके बारे में बताया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां, PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? खाद्य सुरक्षा का है, वायु प्रदूषण का है, ध्वनि प्रदूषण का है या पर्यावरण प्रदूषण का है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पर्यावरण प्रदूषण के सैंपल हैं। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने % हिस्सा है? ये यहाँ पर पूछा गया है और एक अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो 2 से 3%, 7 से 8%, 11 से 12, 15 से 16। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर दे रखा है। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी 7 से 8% तक जो है आपका सही हो जाएगा। भारत में दुनिया की यदि बात करें कितनी भूमि है, तो 2.4% भूमि है और 7 से 8% प्रजातियां भारत में ही जो है अकेले पाई जाती हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि भारत में 46,000 से अधिक पौधे और 81,000 से अधिक जानवरों की प्रजातियां जो है वो हैं, जो कि समय के अनुसार उनमें बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिलती है और कुछ विलुप्त प्रजातियों में भी आप कह सकते हैं आती हैं। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या उत्तराखंड है? जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? बात करते हैं उत्तर की, चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए दिल्ली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
कार्य करने वाला पहला भारतीय प्रदेश दिल्ली जो है वो है। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि पश्चिम घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने जो है वो की? देवेंद्र पांडे ने, डॉक्टर माधव गाडगिल ने, स्वामीनाथन ने या मुकेश ऋषि ने? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि पश्चिम घाट इलाके के संरक्षण की जो सिफारिश है वो किस विशेषज्ञ ने की। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला डॉक्टर माधव गाडगिल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है या उत्तराखंड में है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में, और इसके अंतर्गत जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो है वो स्थित है। क्षेत्रफल की यदि बात करें तो क्षेत्रफल आपका 518 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। प्रश्न आपका कह रहा है कि कुनो वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि कुनो वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। कुनो वन्यजीव अभयारण्य को कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर से 200 किलोमीटर दूर जो है ये स्थित है। क्षेत्रफल की यदि बात करें कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 900 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बात करते हैं उत्तर की, तो पहला वाला ऑप्शन गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई शेर भारत के गुजरात राज्य में जो है वो पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं अपना 19। क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा निवेश किस देश ने किया है? चीन ने किया है, ब्राजील ने किया है, फ्रांस ने किया है या भारत ने किया है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा निवेश किस देश ने किया है। बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन चाइना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा जो निवेश है वो चाइना ने किया। उसके बाद क्रमशः आपका यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का नंबर जो है वो आता है। क्लीन एनर्जी एक्चुअल में क्या है, इसको थोड़ा सा यदि बात करें तो ऊर्जा के ऐसे संसाधन जो आप कह सकते हैं भविष्य में जो है वो समाप्त नहीं होंगे, जो कि आपके जैसे कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा है, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा है, या बायोगैस हो गया, या जैव ईंधन हो गया। ये सभी जो ऊर्जा के नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इन पर कहीं ना कहीं जोर दिया जाए। और क्लीन एनर्जी से भी आपको ये समझ में आ रहा है कि ऊर्जा के ऐसे संसाधनों का उपयोग किया जाए जिससे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यानी कि किसी भी प्रकार का तो प्रदूषण ना हो। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये जो है वो अभियान क्लीन एनर्जी जो है वो चलाया गया था। तो इसी के संबंध में यहाँ पर पूछा गया सबसे ज्यादा निवेश किस देश ने किया, तो चाइना ने जो है वो किया था। तो सारे प्रश्न हमारे समाप्त हुए। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? कैम्ब्रिज में है, न्यूयॉर्क में है, शिकागो में है या टोक्यो में है? चार ऑप्शन है,
जो भी आपको पता हो सही गलत अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि गलत भी यदि आप उत्तर देते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप सही उत्तर देते हैं तब आपको अपनी जो गलती है उसका एहसास होता है और उस गलत प्रश्न को आप हमेशा याद रखते हैं। तो इसलिए गलत सही जो भी आपको आता हो अपना उत्तर अवश्य देने का प्रयास किया करिए। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो को मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।